हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किडनी के मेन फिल्टरिंग यूनिट को। किडनी तो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है, एक ऑर्गेन है जहां पर फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन ये जो है इसको जो हम दिखा रहे हैं ये है हमारा मेन फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, ये मेन फिल्टरिंग यूनिट है। ये बना हुआ किस चीज से होता है? देखिए, बना हुआ जो है यह कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स से बना हुआ होता है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर किससे बना होता है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कॉन्वोल्यूटेड है ना, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स से बना हुआ होता है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स से बना हुआ होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से ही बना हुआ है। इसके जो है वह तीन मेन रीजन्स होते हैं। यह एक्चुअली दो चीजों से बना हुआ है। एक तो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, और इसमें जो ये आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यह रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ये ब्लड कैपिलरीज। यहां पे देखिएगा तो ये आर्टेरियोल है जहां से ब्लड आता है इस सिस्टम में, जहां से ब्लड एंटर करता है इस सिस्टम में, और यहीं से यह यहां पर आगे की तरफ फॉरवर्डेड होता है। ठीक है, और यहां पर आकर अब देखेंगे ये जो है आर्टेरियोल है, तो ये ब्लड कैपिलरीज, और यहां पर जो है वह ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स है। इन दोनों को मिलाकर बन गया क्या? नेफ्रॉन। अब देखेंगे यह जो आर्टेरियोल है यहां पर आकर एक खास कैपिलरिक स्ट्रक्चर में बदलता है और इसका नाम हो गया ग्लोमेरुलस। तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ये हो गया ग्लोमेरुलस। और दूसरा जो हिस्सा है यहां पर आपको बो शेप्ड यानी धनुष के आकार का दिख रहा है, और इसलिए इसका नाम भी हो गया बोमेंस कैप्सूल। क्या नाम हो गया? बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब यह बोमेंस कैप्सूल के आगे जब यह ट्यूबुल बढ़ता है तो फिर अगेन ये कैपिलरीज इसके चारों तरफ लिपट जाती हैं, चारों तरफ जो है वह घूमती हुई रहती हैं। यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कई बार क्वाइल्ड होता है फॉर स्लो प्रोसेस फिल्ट्रेशन को आगे, फिल्ट्रेट को आगे व स्लो पासिंग के लिए यह कई बार तक बेंडेड हो जाता है। इस बेंडेड स्ट्रक्चर को यहां से जो बेंडेड स्ट्रक्चर है यहां से लेकर और यहां तक के बेंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें जो है वह ट्यूबल्स का घुमावदार स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पीसीटी। यानी यह जो है क्या नाम हो जाएगा? पीसीटी। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। और दूसरा जो है यहां पे आपको दिखेगा तो यह है आपका डीसीटी। इसको हम लोग कहते हैं क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ठीक है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। और इन दोनों के बीच यह पतली सी जो लाइन आपको दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। यानी यह लूप इस पीसीटी और इस डीसीटी को जोड़ता है, और इसकी खोज जो है वह हेनले नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? हेनले साइंटिस्ट ने। और इसीलिए इस छोटे से नैरो ट्यूब्स, नैरो जो है वह आपको लूप का नाम रख दिया गया, लूप ऑफ हेनले। चलिए अब हम लोग देखेंगे फंक्शन कहां पर क्या होता है। देखिए, यह जो है आपका रेनल आर्टेरियोल ब्लड को लाकर ग्लोमेरुलस में देता है, और यह जो आपका ग्लोमेरुलस है वह हाईली परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ कैपिलरीज होता है। कैसा होगा? हाईली परमेबल,
It means that it can easily be filtrate the maximum substances that had been carried out by the blood. यानी जो भी ब्लड कैरी करके लाएगा यहां से यह मैक्सिमम चीजों को, है ना, मैक्सिमम सब्सटेंसेस को यह यहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहां से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, यहां पर आएगा, ब्लड कैपिलरी लेकर आएगा और मैक्सिमम चीजों को यहां से फिल्टर आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, बाहर करके इसे रख देगा, है ना। और इस जो ये सब्सटेंस इसको फिल्ट्रेट करके बाहर निकालता है, इसे कैच कर लेता है अपना ये बो शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, बोमेन्स कैप्सूल नाम है। अब इससे आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लेरिफाई हो गया कि यहां पर जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। और ये यहां पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसका नाम हो गया, एक्चुअली उसका नाम हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नाम हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्लड जो भी चीजें ला रहा है, चाहे वह यूजफुल हो, चाहे वह वेस्ट मटेरियल्स हो, वह मैक्सिमम चीजों को, कुछ एक ब्लड प्रोटीन्स को छोड़कर बाकी सभी चीजें, चाहे सारी चीजें जो है वह इसके प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर के कारण फिल्टर आउट हो जाती है। एक तो प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरा ये हाईली परमेबल होती हैं। तो इन दोनों रीजन्स से यहां पर मैक्सिमम चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। फिल्टर आउट होने के बाद ये सभी मटेरियल्स इस ट्यूबल्स से आगे की तरफ बढ़ती हैं। अब देखिए यहां पर फिल्टरेट हो रही हैं, चीजें बाहर निकल रही हैं, तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर भी यहां पर निकलेगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर भी हाई होगा ताकि वह ज्यादा से ज्यादा इसे डाइल्यूट कर सकें। तो यह डाइल्यूटेड चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर इतने अमाउंट में जितना कि यह फिल्ट्रेट करता है, आपको मालूम होना चाहिए कि यह लगभग, है ना, 1.40 मिलीलीटर के हिसाब से यह फिल्ट्रेट करती है पर मिनट के हिसाब से। यानी पूरे डे में अगर इसका काउंटिंग करें, पूरे डेज में अगर हम इसका काउंटिंग कर ले, तो ये लगभग, है ना, 180 लीटर, है ना, 125 ml के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से यह फिल्ट्रेट करती है और पूरे दिन में 180 लीटर तक फिल्ट्रेट को बाहर निकालती है। अब आप इससे अंदाजा लगे कि अगर इतना ज्यादा फिल्ट्रेट निकलता तो यूरिनेशन की स्थिति बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाती, दयनीय हो जाती। कोई इंसान इतने ज्यादा यूरिनेशन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो यहां पे यह मैक्सिमम फिल्ट्रेट को निकाली, ये आगे बढ़ा, है ना, ब्लड अब यहां पे आगे बढ़ेगा तो ब्लड कैपिलरीज यहां पे देख रहे होंगे आप, फिर ये रीयूनाइट होती हैं और रीयूनाइट होकर फिर से कैपिलरीज के रूप में डिफरेंशिएटेड हो जाती है और वह इस ट्यूबल्स के आसपास लिपट जाती हैं। यहां पे होता क्या है, तो यहां पे जो भी इसमें से यूजफुल मटेरियल्स हैं, इन ट्यूबल्स से ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। चाहे वह पीसीटी एरिया हो, चाहे वह लूप ऑफ हेनले एरिया हो, चाहे वह उसका डीसीटी एरिया हो, सभी चीजों को यहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो यहां पे जो प्रोसेस हुआ वह कहलाया क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और यहां पे जो प्रोसेस हुआ वह कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन। तो यहां जो रीएब्जॉर्प्शन होगी वो उसमें सारे जरूरत के मटेरियल्स को ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल वेस्ट मटेरियल्स को आगे पास आउट होने देगा। तो कहेंगे कि क्या सभी जगह, क्या सभी पार्ट्स में, ठीक है, पीसीटी हो चाहे डीसीटी हो, क्या सभी पार्ट्स में एक मतलब सभी चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं? नहीं, इन सब का एरिया बटा हुआ और इसलिए इसका नेमिंग हमने कर दिया पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले। अच्छा, इन सब के रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बच गया, जो कंप्लीट फिल्ट्रेट वेस्ट मटेरियल बच गया, वो सब मिलाकर उठाकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में लाकर यह ट्यूबुल जो है वह रिलीज कर देती है और इसका नाम हो गया कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम हो गया, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट से वेस्ट निकल गया। अब हमें जानना है कि इस पीसीटी एरिया में क्या एब्जॉर्ब होगा, इस डीसीटी एरिया में क्या एब्जॉर्ब होगा
और लूप ऑफ हेनले एब्जॉर्ब क्या करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें पीसीटी एरिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के, तो इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा, तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, मेनली ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें एमिनो एसिड के साथ साथ इसमें सोडियम जो है वह आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इसमें सोडियम और कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, लूप ऑफ हेनले की, तो देखिए लूप ऑफ हेनले में आपका एक्सेसिव सॉल्ट, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में एक्सेस सॉल्ट, जो आपका सॉल्ट रिक्वायर्ड, एक्सेस नहीं कह सकते, इसमें कहेंगे रिक्वायर्ड सॉल्ट, तो रिक्वायर्ड सॉल्ट को यह एब्जॉर्ब कर लेता है। रिक्वायर्ड सॉल्ट कौन होगा, NaCl का अमाउंट हमारे बॉडी में होना जरूरी है, तो यहां पे एक जो रिक्वायर्ड सॉल्ट होगा उसको यह यहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम बात करें डीसीटी की, ठीक है, तो डीसीटी जो होगा इसमें क्या होगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है, इसमें मेनली क्या कलेक्टेड होगा, तो यह मेनली हो जाएगा वाटर, यह मेनली एब्जॉर्ब क्या करेगा, वाटर को, ताकि हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कहीं से कम ना हो, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा बैलेंस में बना रहे, तो मेनली यहां इस रीजन में वाटर जो है वह एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस तरह हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, पहला फिल्ट्रेशन अब होगा, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद बाकी वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये होता है आपका, ये बड़ा, ये इतना बड़ा हमने फिगर बनाया, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है क्योंकि किडनी का ही साइज छोटा सा होता है सेंटीमीटर में, तो ये कैसे मीटर में दिखेगा, है ना, इसलिए ये भी मिलीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में नहीं होता, ये कैसा होता है, मिलीमीटर में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि यह, इसे हमने अलग से मतलब जो है वह एनहांस करके पिक्चर बना दिया ताकि आपको क्लियर सारे पार्ट्स दिख सके, ठीक है। अब कहेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया, वह वेस्ट मटेरियल बच गया, वह कहां चलाया, कलेक्टिंग डक्ट में, और जो फिल्टर्ड ब्लड हो गया, वो उसे पहुंचा देगा किसके पास, रेनल वेन के पास, रेनल वेन के पास, और रेनल वेन इसे फिर वापस लेकर चली जाएगी अदर पार्ट्स तक। इस तरह हमारे ब्लड में प्रेजेंट सभी टॉक्सिक वेस्ट को ये छोटा सा यूनिट फिल्ट्रेट करेगा। अच्छा, एक किडनी में केवल एक नेफ्रॉन नहीं होता, याद रखिए, एक किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से बनी हुई होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, जो सभी नेफ्रॉन्स इसी तरह से वर्क करती हैं, इसी थ्योरी से वर्क करती हैं। कभी हमारा अगर ये सिस्टम, ये फिल्टरिंग यूनिट अगर काम ना करे तो हम इसी सिचुएशन को कहते हैं रेनल फेल्योर, या उससे हम लोग कहेंगे किडनी फेल्योर, ठीक है। यही इम्प्रॉपर काम करेगा, यह या तो प्रॉपर फिल्टर नहीं करेगा या प्रॉपर रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, और दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर यह प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करता तो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल्स एक्युमुलेटेड हो जाएंगे और यह हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब करेंगे। अगर यह एक्सेस फिल्टर करता है और रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में एसेंशियल मटेरियल्स की स्कार्सिटी, डिफिशियंसी हो जाएगी, और तब भी हम सर्वाइवल को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कि इसका वर्क करना, इसका प्रॉपर वर्क करना बहुत जरूरी है। आपने यहां पे देख लिया है नेमिंग, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस पार्ट में कौन सा सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होता है,
उसके बाद ब्लड कहां चला जाता है और वेस्ट मटेरियल्स कहां से बाहर निकाल लिए जाते हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे अलग अलग नेफ्रॉन्स को कलेक्टेड रखता है, जिसके लिए हमने आपको ओपनिंग्स दे रखी है। ये ओपनिंग से आप समझ सकते हैं कि इसमें अलग अलग नेफ्रॉन्स आकर ज्वाइंट होंगे और वो अपने कलेक्शन को, अपने वेस्ट मटेरियल्स को यहां पर कलेक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। थैंक यू।